ड्रामा के स्टार्ट में हम यहाँ पे याओ को देखते हैं जो कि मोचैन के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होती है। याओ बताती है कि हम पूरे 3 सालों से रिलेशनशिप में हैं। मैं दिरक के साथ रिलेशनशिप में हूँ और आज हम एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अब मैं दिरक के साथ ही हूँ बस। एक्चुअल में उसने तो किसी और बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट दिन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे मोचन कहता है कि तुमने लास्ट नाइट तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। यहाँ पे तो याओ अपनी आईज क्लोज किए हुए बोलती है कि रिक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी वो अपनी आईज ओपन करती है। सामने किसी और बंदे को देखकर मोचन को देखकर जल्दी से उठ कर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम हो कौन। यहाँ पे तो दिरेक होना चाहिए ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे तो मिस्टर मो को लगता है कि पैसों के लिए ऐसे बिहेव कर रही है। मोचन तो यहाँ पे उसका नेक पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम हो कौन और तुम इस तरह एक्टिंग क्यों कर रही हो। मिस्टर मो को तो लग रहा होता है कि ये पैसों के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। फिर मिस्टर मो कहता है तो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, अपना प्राइस बताओ कि तुम्हारा प्राइस कितना है। मैं तो यहीं पे स्टे कर रहा था। याओ कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। फिर वो लास्ट नाइट की बातें याद करने की कोशिश करने लग जाती है जहाँ पास वो याद करती है कि दिरक उससे कह रहा था कि हैप्पी एनिवर्सरी और यहाँ पे उसे एक ड्रिंक देता है जिसे पीते साथ ही याओ को थोड़ा चक्कर से लगने लग जाता है। उस ड्रिंक को पीते साथ ही यहाँ पे तो याओ भी होची हो गई होती है। उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं होता है। याओ सामने भी बोलती है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आई और वैसे भी मुझे दिरेक के साथ होना चाहिए और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मोचन कहता है कि तुमने अच्छी स्टोरी तो सोच ही ली होगी ना, तो कम से कम मुझे अच्छी सी स्टोरी बताना ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ सकूं। मुझे तुम पे जरा से भी भरोसा नहीं है। यहाँ पे तो बेड पे निशान भी होते हैं। यहाँ पे याओ जल्दी से छुपा देती है तो बाहर से तो दिरेक डोर को नॉक करता है और अंदर आ जाता है और यहाँ पे याओ को ऐसी हालत में देखकर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुमने मुझे चीट किया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं से अपने सारे रिलेशन तोड़ता हूँ, वैसे बोल रहा होता है। यहाँ पे याओ कहती है कि मेरी बात सुनो, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं पता खुद की कल रात क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ पे धीरे उसकी बात नहीं सुनता और बाहर आ जाता है। मिस्टर मोचैन तो जल्दी से गेट ओपन कर देता है और कहता है कि जा सकते हो गई हो बकवास। तो यहाँ पे धीरे चला जाता है बाहर। यहाँ पे बाहर आते साथ ही दिरेक तो किसी को कॉल करता है और कहते हैं कि काम हो गया हमारा, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा सेम कर दिया, अब हमारा काम हो गया है, मेरा पीछा भी उससे अब छूट ही जाएगा। अंदर रूम में तो याओ बस रोती रह जाती है और कहती है, यहाँ पे तो मोचन के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है उसे पीटते हुए कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मोचन कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम लोग ऐसे ही लोगों को ठगते हो, तुम्हारी ये नई नई चालें होती हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। फिर यहाँ पास तो वो उसे 500 मिलियन देने लग जाता है। यहाँ पे वो उसे चेक देता है, या उस चेक को देखती है और यहाँ पे गुस्से में उसके ऊपर ही उस चेक को फाड़ के फेंक देती है और वहां से अपने कपड़े वगैरह लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाते साथ यहाँ पे मिस्टर मोचैन की नजर तो बेड पे जाती है, वहाँ पे तो ब्लड लगा हुआ होता है। उसे देखकर मिस्टर चौहान कहता है कि क्या इसका फर्स्ट टाइम था, क्या मैंने गलत किया, वैसे सोच ही रहा होता है। बाद में जब वो कार में होता है साइड से तो या स्कूटी से जा रही होती है, वो अपना फेस यहाँ पे छुपाने लग जाता है। चैंग तो यहाँ पे असिस्टेंट से कहता है कि तुम कल रात की जो भी रिकॉर्डिंग्स थी, जो भी वीडियोस थे, आखिरकार उस होटल में हुआ क्या था, मुझे सब कुछ जानना है, उससे कैमरास वगैरह सब कुछ निकलवाओ तुम। तो ये ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे आओ तो भागते हुए ऑफिस आती है। यहाँ पर सभी लोग उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं, उससे बहुत ज्यादा काम करवा लेते हैं और यहाँ पे बेचारी आओ शांति से सबका काम करती है, सबको कॉफी दे रही होती है। बेचारी इतना ज्यादा भागा दौड़ी करती है जिससे उसकी तबीयत भी खराब ही लगने लग जाती है, उसे चक्कर से भी लग रहा होता है। मुझे आज पता चला है कि आज हमारी कंपनी के न्यू सीईओ आने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम भी हैं। पता नहीं क्या होगा आज, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। दो लड़कियां से बातें कर रही होती हैं। यहाँ पे तो याओ बहुत ज्यादा थक गई होती है, वो बहुत ज्यादा काम कर रही होती है और बहुत ज्यादा फाइल्स लेकर वहां से जा रही होती है। उसके जाते साथ सामने से तो मिस्टर मोचन भी आ रहे होते हैं। याओ को इतना चक्कर आ रहा होता है कि वो गिरने वाली होती है। मोचन यहाँ पे उसे पकड़ लेता है, याओ तो उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। मोचन कहते हैं कि अब ये क्या बकवास है, इसे उठाकर ले जाओ। फिर वो सेक्रेटरी को दे देता है, सेक्रेटरी तो उसे उठाकर ले जाता है हॉस्पिटल। दूसरी तरफ यहाँ पे तो एम्प्लॉयज गॉसिपिंग करने लग जाते हैं कि ये जरूर बॉस को सेड्डी उसी कर रही थी। मिस्टर चौहान कहता है कि तुम लोगों की बकवास हो गई हो तो तुम लोग काम भी कर लो, यहाँ पे खड़े रहने के पैसे नहीं देता हूँ मैं। यहाँ पे वो गुस्सा करता है। यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज तो जल्दी से काम में ही लग जाते हैं। मोचन सोचता है कि क्या ये नाटक कर रही थी, क्या ये मेरे साथ गेम खेलना चाहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर असिस्टेंट को बताता है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आप फादर बनने वाले हो। असिस्टेंट तो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहते हैं कि क्या ये प्रेग्नेंट है। असिस्टेंट सोचता है कि ये बात मुझे जल्द से जल्द बॉस को बताना ही होगा, तभी बेटर होगा। फिर वो जल्दी से बॉस को कॉल करते हैं और कहते हैं कि यह प्रेग्नेंट हो गई है। फिर बाद में मोचैन तो वो रिपोर्ट भी दिखता है जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि याओ
उसी रात से प्रेग्नेंट हो गई है। इसका मतलब कि उसी का बेबी होता है। मोचैन सोचता है कि इसी वजह से उसने उस रात पैसों को ठुकरा दिया था। जब मैं उसे पैसे दे रहा था, वो लंबा हाथ मारना चाहती थी मुझसे। वो बेबी को लेकर मुझसे बहुत ज्यादा पैसे मांगती। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उस दिन उसने पैसे नहीं लिए। बहुत चालाक है ये मेरे साथ गेम खेलना चाहती है, तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे गेम खेलती है। मोचन कहता है कि अच्छी तरीके से सब कुछ पता करो, मुझे कुछ भी डिटेल मिसिंग नहीं चाहिए, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे हर एक चीज जाननी है, सब कुछ पता करके मुझे बता देना। तब यहाँ पे ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। ग्रैंडमा तो मिस्टर मोचन के ऊपर गुस्सा ही करने लग जाती हैं। ग्रैंडमा कहती है गुस्से में कि मैं क्या सुन रही हूँ, तुम्हारे बेबी की कोई मदर बनने वाली है, तुम इस तरह कैसे बता रहे हो, और तुम उसके साथ गेम खेलना चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मोचन और ग्रैंडमा एक रूम में बात करते हैं। मोचन कहते हैं कि ग्रैंडमा, मैं एक बेबी की वजह से किसी से मैरिज तो नहीं कर सकता ना, ये आप कैसी बातें कर रही हैं। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा चाइल्डिश हो गए हो, तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई है और तुम उससे मैरिज किए बिना उसे ऐसे छोड़ दोगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी इस बिहेवियर से मुझे लगता है कि तुम सीईओ की पोजीशन भी डिजर्व नहीं करते हो। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि अगर तुम मुझसे मैरिज करने के लिए रेडी नहीं होते हो ना, तो मैं तुम्हें अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर दूंगी और सीईओ की पोजीशन से भी नीचे हटा दूंगी, तुम्हें याद रखना। ये सुनते साथ ही मोचैन यहाँ पे मान जाता है मैरिज करने के लिए याओ से। दूसरी तरफ में याओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर याओ की बहुत केयर कर रहा होता है। याओ कहते हैं कि डॉक्टर अब मैं ठीक हूँ, अब आपको मेरी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा केयर करने की। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। याओ को तो नहीं पता होता है कि वो कौन है। ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश होती है, याओ से कहती है कि मैं तुमसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। याओ बिल्कुल ऑकवर्डली बिहेव करती हुई कहती है कि क्या मुझसे बात करने के लिए अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए। ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे ही बहुत ज्यादा हैप्पी थी, अब जो कि तुम यंग लेडी भी बनने वाली हो और तुमने हमारी फैमिली के बेबी को बर्थ देने वाली हो, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। याओ एक पल के लिए बेबी का सुन के बिल्कुल शौक हो जाती है, क्योंकि उसे पता तक नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है। याओ को लगता है कि कुछ गलत सुन लिया मैंने। तभी जो डॉक्टर कहता है कि आपका बेबी बहुत ज्यादा हेल्दी है, तब जाके याओ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। याओ कहती है कि बेबी और मेरा, ये कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, ये इम्पॉसिबल है। वो ऐसे बोली रही होती है। तभी यहाँ पे मिस्टर मोचैन भी आ जाते हैं। मोचैन को देखकर याओ चुप हो जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम दोनों यंग कपल हो तो अकेले में बात करो, हम चलते हैं यहाँ से। फिर सभी लोग चले जाते हैं उन दोनों को अकेला छोड़कर। मोचैन कहता है कि तुम मुझसे मैरिज कर लो, वो डायरेक्ट उससे बोल देता है। याओ बोलती है कि क्या कहा आपने। मोचैन कहता है कि मैरिज कर लो मुझसे, ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। जब तुम बेबी को सेफली डिलीवर कर दोगी तो तब मैं तुम्हें 100 मिलियन पे करूंगा। याओ को पैसे को सुनकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। याओ कहती है कि क्या तुमने यहाँ पे मेरी बेबी को बाय करने के लिए आए हो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे को पाल नहीं सकती, तुम बस सपने देखते रहो, मैं तुमसे मैरिज नहीं करने वाली, मैं अपने बेबी को खुद भी पाल सकती हूँ। इतना कहकर तो याओ जाने वाली होती है। मिस्टर मोचैन तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और यहाँ पे उसे कहते हैं कि तुम इस बेड से उठने की कोशिश भी मत करना, मेरी बेबी को तकलीफ हो सकती है। मोचैन कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मॉम है, क्या तुम्हें उनका अच्छा इलाज नहीं कराना, और तुम्हें मैं यहाँ से वैसे भी जाने नहीं दूंगा। याओ कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या। मोचैन कहता है कि तुम धमकी समझो या फिर कुछ और, तुमने मेरे बेड पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो तुम भुगतोगी ही। याओ मन में सोचती है दिरिक पहले था मेरे पास, लेकिन हमारे बीच सब बर्बाद हो गया सिर्फ एक गलती की वजह से। अब मैं उसके पास भी नहीं जा सकती, और मेरी मॉम का भी लेग में प्रॉब्लम रहती है और मेरी मॉम के भी पैरों में प्रॉब्लम रहती है, उनकी भी दवाइयाँ वगैरह मुझे करानी है। लेकिन मैं इतना कुछ अकेले कैसे मैनेज करूंगी, मैं तो प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। फिर यहाँ पे याओ बहुत सोचती है। इन दी एंड याओ मान जाती है कि वो उसे मैरिज करने के लिए रेडी है। मोचैन तो फिर यहाँ पे उसके खाने के लिए बहुत सारी डिशेस मंगवाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने बेबी के लिए मंगवा रहा हूँ, तो चुपचाप बिना आर्गुमेंट्स के खा लेना। याओ तो डिशेस को देखती रह जाती है, क्योंकि याओ एक फूडी गर्ल भी होती है, उसे खाना खाना बहुत पसंद है, उसे अच्छा खाना बहुत पसंद है। यहाँ पे तो याओ सारे फूड को घूर के देख रही होती है, मन में सोचती है इतने अच्छे फूड, इतने बढ़िया फूड तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाए। फिर यहाँ पे वो ठूठ उसके खाने लग जाती है। मोचैन कहता है तुमसे कोई खाना छीनने ले रहा है, आराम से खा लो। यहाँ पे याओ के अंदर तो मशीन वगैरह भी लगी हुई होती है, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट वगैरह सब कुछ दिख रही होती है। यहाँ पास तो वो खाते टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिससे उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। मोचैन देखता है कि ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई है,
इसकी हार्ट बीट से वो भी सब जान जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक फूड होता है जिसके छिलके निकालने पर या को आलस आ रहा होता है, इस वजह से वो मना कर देती है कि वो ना खाएगी। मोचन फिर उसके छिलके निकाल कर उसे दे देता है खाने के लिए। यहाँ पे तो याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन में सोचती है तो जेंटलमैन भी है, और उस रात का सीन वापस से याद करने लग जाती है जब वो लोग किस कर रहे होते हैं। ये सब याद करके वो थोड़ा सा नर्वस भी होती है, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट वापस से फास्ट हो जाती है। उसकी हार्ट बीट वापस फास्ट होने की वजह से याओ तो मशीन को ही डब्बा बजाने लग जाती है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है याओ। यहाँ पे तो डब्बा बंद करने लग जाती है, लेकिन वो डब्बा ही बंद नहीं हो रहा होता है, वो मशीन बार बार बज ही जा रही होती है। मोचन कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बेबी के लिए कर रहा हूँ ना कि तुम्हारे लिए। बढ़िया ही। यहाँ पे याओ को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पे ग्रैंड माँ आ जाती है। ग्रैंड माँ तो यहाँ पे याओ से बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रही होती है और कहती है कि मैं जल्दी मैरिज का प्रपोजल तुम्हारे घर में भिजवा दूंगी और हम जल्दी ही तुम्हें अपने घर ले आएंगे, जल्दी तुम्हारी मैरिज मोचन से हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में तो असिस्टेंट यहाँ पे याओ के साथ आता है और कहता है कि मिस क्या आप यहाँ पे रहती हैं? याओ कहती है कि हाँ ये भी मेरा घर है। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ बस तो बहुत ज्यादा रूडली उसके स्टेप सिस्टर से बात कर रही होती है और यहाँ पे फादर भी बहुत रूडली उससे बात करते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने तो याओ की मॉम को बिल्कुल मेड ही बना दिया होता है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। याओ की मॉम से पूरा दिन काम करवाते थे और याओ भी बेचारी काम किया करती थी बाहर जॉब पर। और यहाँ पे ये लोग तोले बुरे भी किया करते थे, ताने तक दिया करते थे। और यहाँ पे अभी भी ये लोग उसे सुनाए रहे होते और कहते हैं कि किस बंदे को लेकर आई हो और इतने सारे गिफ्ट्स कहाँ से लाया तुमने। ऐसे उससे बहुत ज्यादा रूडली बोलती है और उसकी इंसल्ट ही करने लग जाती है। ये सब कुछ सुनकर याओ असिस्टेंट से कहता है आप चले जाइए, अब यहाँ तक आपने मुझे छोड़ दिया है। तो असिस्टेंट जाने लग जाता है। मन में सोचता है कि इस बारे में मुझे बहुत से पता नहीं होगा। यहाँ पे तो ये लोग यंग लेडी को बुली ही कर रहे हैं। उसके जाते साथ ही मॉम कहती है याओ से कि बेटा तुम घर वापस आ गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें कई दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। याओ कहती है कि मॉम मैं आपके लिए बहुत सारे कपड़े वगैरह लेकर आई हूँ और बहुत सारा सामान भी लेकर आई हूँ और आपकी मेडिसिन भी लेकर आई हूँ। फादर कहते हैं कुछ सस्ती चीजें तुमने खरीद भी ली तो इतना ज्यादा उछल क्यों रही हो? कौन सा तुमने हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज खरीद दी है जो ऐसे बोल रही हो? क्या कहती है मैं मैरिज करने वाली हूँ कल और ये उसी के गिफ्ट हैं और ये सारे गिफ्ट मेरे फ्यूचर हस्बैंड ने भिजवाए हैं। अब यहाँ पे लाइस को तो टेंशन होने लग जाती है कि याओ की मैरिज कहीं रिचेस्ट पर्सन के साथ तो नहीं हो रही है। यहाँ पे तो वो असिस्टेंट को याओ का हस्बैंड समझ लेती है। फिर कहती है खैर वो तो ड्राइवर जैसा ही बंदा लग रहा था, ज्यादा रिच तो नहीं होगा और वैसे भी ये दिरेक से प्यार करती थी तो मैंने दिरेक को तो इसे छीन ही लिया है। यहाँ पे लाइस कहती है तुम तो यहाँ पे लाइस तो उसके गिफ्ट्स में पैर मारते हुए कहती है कि तुम तो सचमुच काबिल तारीफ हो, तुम इतनी घटिया हो कि तुम इतनी आसानी से लोगों को सेड्यूस कर लेती हो और इतनी जल्दी ही किसी को फंसा भी लिया और मैरिज करने के लिए रेडी भी हो गई। और यहाँ पे बहुत बुरा भला याओ को बोलने लग जाती है कि तुम एक घटिया लड़की हो, सबको सेड्यूस करती रहती हो। याओ को तो सुन के बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। क्या कहती कि हाँ तुम्हारी तरह जैसे तुम घटिया हो सबको फंसाती फिरती हो वैसे ही लाइस अपने लिए ऐसा सुनती है तो जाकर तो अपने फादर से सब कुछ बताने लग जाती है कि मुझे ऐसे बोल रही है फादर आप इसे कुछ बोलिए ना। फादर तो यहाँ पे गुस्से में कहते हैं कि मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम्हें ही पाला है, तुम मेरी वजह इतनी बड़ी हो गई हो तो मेरे लिए तुम्हें बहुत ज्यादा रेडी होना चाहिए, ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या कहती है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करती आ रही हूँ, मैंने खुद से अपनी मॉम को पाला है और अपनी मॉम के लिए और इस घर में मैंने कितने पैसे लगाए हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आपने मुझे पाला? आपने तो मेरे ऊपर स्टडी तक पे 1 रुपए तक नहीं लगाया, मेरी मॉम ने मेरी हेल्प की है और मैंने भी पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं। यहाँ पे याओ की मॉम तो बहुत इनोसेंट होती हैं और बहुत ज्यादा सीधी सादी से होती हैं, इस वजह से वो ज्यादा नहीं बोलती हैं और वो रोने भी लग जाती हैं। बाहर पे तो ये सब कुछ असिस्टेंट खड़ा होता है और कॉल रिकॉर्डिंग पर होता है और ये सारी बातें मिस्टर चैन भी सुन लेते हैं। दूसरे यहाँ मिस्टर चौहान के पास एक बंदा आता है जो कि उन्हें बता देता है कि उस रात का हमें सब कुछ पता चल चुका है, जहाँ बस मिस याओ को ड्रिंक में मेडिसिन पिलाई गई थी, उन्हें भी फ्रेम किया गया था, तभी वो आपके क्लोज थी, के साथ भी गलत हुआ है। मिस्टर मोचैंग तो याद करते हैं कि याओ कैसे बोल रही थी कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई हूँ। ये सब याद कर कहते हैं कि लगता है याओ की भी गलती नहीं थी, मैंने तो सचमुच उसे गलत ही जज कर लिया, मैंने उसे गलत समझ लिया और उसे बेवजह ही इतना कुछ सुना दिया। फिर मोचन कहते हैं कि नेक्स्ट डे हम याओ के घर पे जाएंगे, मैं भी देखता हूँ कि मेरी वाइफ को कौन परेशान करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे याओ तो बहुत सारा काम कर रही होती है घर का और बहुत टाइम से कर रही होती है। उसकी मामा उसके पास आती है और कहती है कि बेटा आप तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं संभाल लूंगी, मैं काम कर सकती हूँ। याओ कहती है कि मॉम आपकी वैसे भी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप प्लीज काम मत करिए, मैं कर लूंगी, ठीक है, पर मैं सारा काम कर लूंगी और वैसे भी मैं भी थकी नहीं हूँ तो आप चिंता मत करिए। तब यहाँ पे फादर आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी का भी रिश्ता पक्का हो गया है और वो आज आने वाले हैं और वो लोग बहुत ज्यादा रिच हैं, तो तुम प्लीज अपनी इस तरह की हरकतें मत करना, बिल्कुल गरीबों वाली। बाहर से बेल की आवाज आती है।
याओ जाके डोर ओपन करती है। यहाँ पे तो एक बंदा होता है और उसकी मॉम जो कि बिल्कुल स्टाइल मारते हुए अंदर ही आ जाती हैं। तो यहाँ पे फादर अपनी वाइफ को बिल्कुल मेड की तरह बोलते हैं कि जल्दी आकर यहाँ पे खाना सर्व करो। यहाँ पे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं और मुझे इस तरह एम्बैरेस्ड फील मत कराना। यहाँ पे वो बेचारी पानी लेकर आ रही होती है, उनकी इतनी ज्यादा तबीयत वगैरह खराब रहती है, उनका तो हाथ तक कांप रहा होता है। याओ कहती है कि मॉम आप मत करिए, मैं काम कर लूंगी, आप बस साइड में बैठ जाइए जाकर। फिर यहाँ पे याओ जैसे अपनी मॉम की तरफ जाती है, यहाँ पे लेस पीछे से धक्का दे देती है, जिससे सारा पानी नीचे गिर जाता है। फादर तो गुस्से में चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा गंदी हो, यहाँ पे आ गए हैं और तुम यहाँ पे मुझे एम्बैरेसिंग फील करवा रही हो। तभी यहाँ पास तो फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे मॉम के ऊपर एक गिलास फेंक के मारते हैं। याओ तो अपनी मॉम को साइड कर देती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हल्ला होने लग जाता है। यहाँ पे ये लोग भी इतने खराब होते हैं कि कहती है कि आप ठीक ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, ये कितने ज्यादा पुअर से लग रहे हैं, आपकी बेटी वाकई में इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। यहाँ पे तो लाइस भी बहुत ज्यादा इतराई रही होती है। हाँ पास तो ये लोग फादर तो यहाँ पे एक घंटा भी उसके ऊपर मारने लग जाते हैं। तब यहाँ पे वो आंटी कहती है रहने भी दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, वैसे भी बहुत तमाशा हो गया, अब मैं और तमाशा नहीं देख सकती, अब बंद कर दीजिए लड़ाई। तभी बाहर से गेट नॉक की आवाज आती है, जहाँ पे कोई बताते हैं कि बाहर पे मैरिज प्रपोजल के लिए बहुत सारी कार आई हैं। फादर कहते हैं किसके मैरिज प्रपोजल के लिए, यहाँ पे तो लाइस की मैरिज तो पहले से ही फिक्स हो गई है। वो बंदा कहता है कि याओ के प्रपोजल के लिए आई है। फिर यहाँ पे लोग भागते हुए जाते हैं, जहाँ बस कार से तो मिस्टर मोचा निकलते हैं और यहाँ पे ग्रैंड माँ भी आई हुई होती हैं। यहाँ पे तो मैरिज प्रपोजल के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए हुए होते हैं। उन गिफ्ट्स को देखकर, जो कि डायमंड्स के थे और बहुत सारे गिफ्ट्स थे, उन गिफ्ट्स को देखकर सभी की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं और सभी लोग यहाँ पे गॉसिपिंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि इतना अच्छा गिफ्ट तो हमने कभी भी नहीं देखा है। यहाँ पे तो लाइस बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और कहती है कि क्या तुम इसी बंदे के बारे में बात कर रही थी, वो तो प्योर था ना। तो कहती है कि क्या तुम्हें बुरा लग गया क्या, कि तुमने जैसा सोचा था वैसा वो नहीं है। फिर सभी लोग यहाँ पे तो फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इतने ज्यादा लालची होते हैं कि सबको जल्दी जल्दी अंदर ले जाते हैं और उनसे बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रहे होते हैं। ऐसे मुंह बनाते वहाँ चली जाती है। याओ पीछे खड़ी होती है। मिस्टर मोजांग तो यहाँ पे याओ का हाथ पकड़ते हुए ले जाने लगते हैं। याओ कहती है तुम ये नाटक कौन सा कर रहे हो, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। यहाँ पे वो उसके बालों को पीछे करते हुए कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूँ, तो तुम भी करो, तुम्हें तुम्हारी डील याद है ना। क्या मन में सोचती है, ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ये तो सब कुछ डील की वजह से हो रहा है। जब मैरिज खत्म हो जाएगी तो वैसे भी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ पे तो लाइस की मैरिज जिस बंदे से फिक्स हुई होती है, लाइस तो उसे धक्के मार के भगा देती है और कहती है कि मैं तुम जैसे गरीबों से मैरिज बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मुझे भी एक रिच बंदा चाहिए, चले जाओ यहाँ से। उन लोगों को तो भगा देती है। वो लोग मुंह बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल शो ऑफ वाले बंदे होते हैं। वो लोगों में से आते थे जो कि पैसों को बस शो ऑफ करते थे, बल्कि उनके पास पैसे थे ही नहीं। वो बंदे तो मुंह बनाते हुए चले जाते हैं पैसों को देखते हुए। फिर यहाँ पे आओ मिस्टर मोचन को अकेले में बात करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे मोचन कहता है कि तुम मुझे घर वगैरह के लिए बता देना, तुम्हें कैसा चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, ताकि फिर जब हमारी डील खत्म हो तो फिर तुम अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सको। याओ कहती है कि तुमने पहले ही नीचे बहुत कुछ बोल दिया है, तुमने मेरी मॉम का इलाज भी तुम करवाने वाले हो और इतना कुछ कर रहे हो, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, तुमने इतना कर दिया मेरे लिए, यही मेरे लिए बहुत है, अब मैं कुछ और नहीं चाहती तुमसे, और जितना कर रहा है तुमने मेरे लिए उसके लिए थैंक यू सो मच। मोचन तो बिल्कुल शौक हो जाता है और मन में सोचता है ऐसी पहली लड़की देखी है जो कि पैसों के लिए मना कर रही है, साफ साफ बोल रही है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा कोई भी नहीं होता, बस जिसको मिलता है बस वो लेता जाता है। मोचन कहता है कि बाय द वे तुम तो फाइट में इतनी अच्छी हो, तुम तो मुझसे जब देखे लड़ती रहती हो, लेकिन यहाँ पे अपनी स्टेप सिस्टर वगैरह से फाइट क्यों नहीं करती। याओ कहती है कि मैं उनसे फाइट इस वजह से नहीं करती, अगर मैं उनसे फाइट करी फिर मैं जॉब के लिए बाहर चली जाऊंगी, जब मैं जॉब के लिए बाहर जाऊंगी तो वो मेरी मॉम की लाइफ डिफिकल्ट बना देंगे और मैं अपनी मॉम को खतरे में बिल्कुल नहीं देख सकती, इस वजह से मैं सब कुछ सह लेती हूँ। याओ कहती है कि बाय द वे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, दोस्तों कि मैं पैसे ऐड के लिए बेबी का यूज कर रही हूँ, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। मोचन कहता है कि मुझे पता नहीं था, मैंने तुम्हारी इंटेंशंस को गलत जज कर लिया, मुझे माफ कर दो, माफी चाहता हूँ इसके लिए। याओ कहती है कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, पहली बार तुम्हें माफी मांगते हुए देख रही हूँ मैं। तभी यहाँ पे तो साइड पे नजर चली जाती है, जहाँ पास लिखा होता है कि मैं डेरिक से बहुत प्यार करती हूँ। मोचन को तो यहाँ पे जेलस फील होने लग जाता है। मोचन कहता है कि किसका नाम लिख रखा है तुमने, अब अपने उस एक्स लवर को भूल ही जाओ, और यहाँ पे पत्थर से मिठाने वाला था। याओ तो यहाँ पे मना कर देती है। मोचन तो यहाँ पे पत्थर लेकर याओ की तरफ आता है और कहता है कि अपने एक्स को भूल जाओ, अब तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, तो याद रखना याओ, अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगा, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। याओ हाँ में से हिला देती है। फिर बाद में तो याओ यहाँ पे मिस्टर मोचन के साथ उनके घर पर आ गई होती है और उनके घर को देखकर तो बिल्कुल शौक हो जाती है। ये हाउस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उस घर को देखकर तो याओ बिल्कुल शौक हो जाती है और कहती है कि कितना बड़ा घर है ये। और यहाँ पे बहुत सारी मेड्स उनके लिए खड़ी हुई होती हैं और उन्हें अपने हाथ से स्लीपर्स पहनाती हैं।
या तो बिल्कुल शौक हो जाती है, बेचारी मना करती है कि पैर नहीं छूते, मेरा पैर मत छूइए आप। यहाँ पे वो पहना देती है। मोचन तो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। फिर यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह पहन लेती है। यहाँ पे ग्रैंडमा के पास यहाँ जल्दी चली जाती है और ग्रैंडमा से बातें करने लग जाती है। तब यहाँ पे बहुत सारी मेड्स ड्रेसेस लेकर आती हैं। तब यहाँ पे हाउसकीपर्स बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आती हैं और यहाँ पे वो ड्रेसेस को देखकर यहाँ कहती है कि ग्रैंडमा ये सब क्या है। ग्रैंडमा कहती है ये सब तो मंगवा नहीं था कि हमारे घर में तुम आने वाली हो, ये सारी की सारी वेडिंग ड्रेसेस हैं। सीना में इनके वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पास जैसे ही वो लोग आगे आते हैं, अभी यहाँ पे कोई भी गेस्ट नहीं आए हुए होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारी डेकोरेशन देख रही होती है। तो यहाँ पे उसके एक्स का मैसेज आ जाता है दिरेक का। उस मैसेज को देखकर उस पे लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पे मिस्टर मोचेंग भी देख लेते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि लास्ट टाइम तो उससे तुम मिल नहीं सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा और तुम मेरी मैरिज से भागने की सोचना भी मत, ये याद रखना तुम। तो वहाँ पे दिरेक आ जाता है और कहता है कि मैं पास्ट में बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया है, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं छोड़ दिया हूँ। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तब से मैं बिल्कुल भी जी नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या हम वापस से एक साथ नहीं आ सकते? मोचन कहता है कि क्या सचमुच तुम यहाँ से प्यार करते हो? तो ठीक है। फिर यहाँ पे वो क्लैपिंग करता है और वहाँ पे बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और यहाँ पे वो कहता है कि इसमें 10 मिलियन है, क्या तुम अभी भी याओ को चूज करोगे? दिरेक कहता है कि तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो पैसों से। कैन तो उसे इतना ज्यादा पैसों के लालच से देता है। यहाँ पे दिरेक तो इतना ज्यादा लालची होता है, वो तुरंत ही बिक जाता है पैसे और कार को देखकर। यहाँ पे क्या कहती है तुम क्या कर रहे हो? कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं तुम्हें क्यों ये चूज करूंगा? मैं अपनी लाइफ आलिशान की तरह जीऊंगा, तुम्हारे जैसे तुम्हारे साथ रह के अपनी लाइफ थोड़ी ना बर्बाद करूंगा। वैसे बोलता है। अब यहाँ पे याओ को भी सारा सच पता चल गया होता है कि ये भी एक लालची है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। मोचन कहता है कि अब तुम्हारी आंखें खुल गई ना, तुमने सारा सच देख लिया ना कि कैसे ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा था, तुम्हें धोखा दे रहा था। क्या मोचन से कहती है कि तुम उसे लालच देना बंद कर दो। तुम हर इंसान को लालची समझते हो क्या, जो तुम्हारे पैसों से तुरंत ही बिक जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दिरेक बिल्कुल भी नहीं बिकेगा और दिरेक से यहाँ पे बात ही करने लग जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे ना दिरेक। दिरेक तो उसे धक्का दे देता है और कहता है कि अपनी शक्ल देखी भी है क्या तुमने? मैं इतने सारे पैसे छोड़कर, लग्जरियस लाइफ छोड़कर तुम्हें चूज करूंगा? कभी भी नहीं। मैं एक आलिशान लाइफ जीना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें भिखमंगों जैसी लाइफ जीऊंगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। तुम एक सेमलेस लड़की हो जो कि किसी और के साथ नाइट स्पेंड तक कर चुकी हो, मैं तुम्हें क्यों ही चूज करूंगा? तो ऐसे बोल ही रहा होता है। यहाँ पे तो अब आ जाता है याओ को गुस्सा। याओ तो गुस्से में उसे एक स्लैप चढ़ देती है और कहती कि लालची आदमी, आज मुझे तुम्हारी असलियत दिख गई। यहाँ पे मोचन कहता है कि तुम्हें पैसे मिल गए ना तो तुम यहाँ से जा सकते हो, अब मुझे तुम लोग की बकवास बिल्कुल भी नहीं सुननी, तो चले जाओ यहाँ से। वैसे बोलता है। यहाँ पे तो याओ को तो बेचारे को सदमा ही लग गया होता है, क्योंकि जिससे उसने बहुत ज्यादा प्यार किया था उसी ने उसे धोखा दे दिया था, उसे पैसों के लिए उसे छोड़ के जा रहा था। यहाँ पे मोचन कहता है कि तुम रिग्रेट करोगे, बेफालतू तुम इस तरह की पुअर गर्ल के साथ रह रहे हो, तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। ये एक विलेजर गर्ल है, न रहने से आने का कुछ भी ढंग नहीं है इसे, तुम बेफालतू इसके चक्कर में पड़े हो, तुम रिग्रेट करोगे। मोचन कहता है कि इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, निकल ले यहाँ से, और उसे वहां से भगा देता है। क्या कहती है कुत्ते कहीं के, तूने मुझे ऐसे कैसे बोला? अपनी हील्स निकाल के उसकी तरफ फेंकती है। वो हील्स तो जाकर उसके फेस पे लगती है पट्ट से। क्या की हील्स उसकी इतनी करेक्ट जगह पे लगी हुई थी कि उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है। मोचन तो हंस नहीं लग जाता है। या कहती है कुत्ते दिख गई औकात, अब यहाँ से जा सकता है बदतमीज कहीं का। यहाँ पास से फिर वो चला जाता है मुंह बनाते हुए। बेचारी आओ तो बिल्कुल सैड ही हो जाती है। तभी मोचन यहाँ पास उसके पास आता है वही हिल्स लेकर और उसे सिंड्रेला की तरह बिल्कुल हिल्स पहनाता है। या कहते हैं कि थैंक यू। फिर बाद में इनकी वेडिंग होने लग जाती है और इनकी सारी वेडिंग के रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं। फिर मोचन यहाँ पास अपने फिंगर आगे कर कर उसके लिप पे किस करता है ताकि उनकी मैरिज वेडिंग कंप्लीट। को लगता है कि वो लोग लिप पे किस किए हैं, लेकिन यहाँ पास मोचन ने तो अपने थंब को आगे कर लेता है और अपने फिंगर पे किस कर लेता है, ना कि याओ को किस करता है। मोचन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे थे क्या कि मैं तुम्हें किस करूंगा? यहाँ पास तो याओ उसकी कॉलर पकड़ उसे किस कर लेती है। यहाँ पे तो मोचन बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। फिर याओ कहती है मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। मोचन कहता है कि आजकल तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो। फिर यहाँ पे इनकी वेडिंग भी कंप्लीट हो ही जाती है। उनकी वेडिंग होते साथ ही यहाँ पे मिस्टर मोचन तो याओ को उठाकर वहां से ले जाते हैं। ग्रैंडमा भी कहती है कि अब यहाँ पे वेडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। तभी जैसे ही मोचन उसे साइड में उतारता है यहाँ पास वहाँ पे भागते हुए तो
दिरिक आ जाता है। दिरिक यहाँ पे गुस्से से वो पैसों का बैग फेंकता है और कहता है कि इसमें बस ऊपर ही असली पैसे थे, बाकी जगह तो यहाँ पे पूरे नकली पैसे हैं। तुमने मुझे नकली पैसों से भरा हुआ बैग दे दिया, तुम कितने बुरे हो। यहाँ पास उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। मोचन कहता है कि मैंने तुम्हें थोड़ी ना कहा था कि तुम पैसे लेके चूज करके जाओ। मोचन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी वाइफ की इंसल्ट करोगे और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, वो भी खुशी खुशी। यहाँ पे तो दिरिक बिल्कुल शॉक हो जाता है। क्या कहती है तुम सच में बहुत बड़े लूजर हो। तभी यहाँ पास तो मोचन गार्ड्स को बुलाने लग जाता है। दिरिक तो यहाँ पे याओ को अपनी तरफ कर उसके गले पे नाइफ रख लेता है। यहाँ पे वो कहता है कि याओ ने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर ली, इस वजह से हमारी मैरिज टूटी है, तुम्हारी वजह से हमारा रिलेशन खराब हुआ है। यहाँ पास तो मोचन कहता है कि क्या सच में कि हमारी वजह से तुम्हारा रिलेशन खराब हुआ है। फिर यहाँ पे वो एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जहाँ पास याओ बिल्कुल बेहोश होती है और दिरिक नहीं उसे मोचन के रूम में ले गया था। यहाँ पे तो सबको पता चल जाता है कि ये सब कुछ जानबूझकर दिरिक नहीं कराया था। तुम कितना बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेशरम इंसान। दिरिक कहता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ झंडोने देता। तुम्हारे साथ मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते थे, स्ट्रगल करना पड़ता था और मैं ऐसी स्ट्रगलफुल लाइफ नहीं जी सकता। और यहाँ पे याओ को बहुत बुरा भला बोलता है। अब आ जाता है याओ को गुस्सा। याओ तो उसके पैर पे अपनी हील्स मारती है और पीछे करके उसे एक किक मारती है। यहाँ पे नीचे गिर गया होता है। याओ तो उसे अभी और ज्यादा पीटने के लिए जाने वाली होती है। तभी यहाँ पे मोचन उसे रोक देता है और कहता है कि वाइफी अब मैं संभाल लूंगा, अब तुम शांति से साइड में हो जाओ। फिर यहाँ पे वो दिरिक को बहुत ज्यादा पीटता है और अच्छा खासा धोने के बाद फिर अपने गार्ड से भी उसे पिटवाता है। मोचन दिरिक से पूछता है कि तुम्हें वहां पे डील करने के लिए किसने पैसे दिए थे, वहां पे याओ को ऐसे छोड़ने के लिए, बताओ मुझे सच सच, मुझे सब सच सच जानना है। दिरिक तो ग्रैंडमा की तरफ इशारा करके बोलने वाला होता है। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा तो बीमार होने की एक्टिंग ही करने लग जाती हैं। फिर यहाँ पास से ग्रैंडमा को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं सब लोग। इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रैंडमा का ही हाथ था। फिर बाद में यहाँ पे ग्रैंडमा रूम में होती है। यहाँ पास एक बंदा आता है जो कि ग्रैंडमा से बात करने लग जाता है। ग्रैंडमा से बताती है कि पता नहीं कि सब कुछ मेरा ही किया धरा है, मैं आगे अब कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी किसी को। वो बंदा कहता है फिर आपने उनकी मैरिज क्यों कराई, क्या आपको पता चल गया था कि मिस याओ अडॉप्टेड है, उनकी क्या कोई और आइडेंटिटी है। यहाँ पे तो ग्रैंडमा स्माइल करती हैं। इसका मतलब कि याओ की भी कोई आइडेंटिटी होती है, अभी किसी को भी नहीं पता है ग्रैंडमा के सिवाय। यहाँ पास तो फिर याओ रूम में ही होती है। मिस्टर मोचेंग तो बात लेकर आता है। याओ मन में सोचती है क्या मैं आज एक स्ट्रेंजर के साथ एक रूम में रहने वाली हूँ, मेरे लिए तो मोचेंग स्ट्रेंजर ही है, मुझे उसे जानने दिन कितने हुए हैं। मोचन कहता है कि भूत की तरह यहाँ पे क्यों बैठी हो, जाकर बात ले लो। यहाँ वहां से जाने वाली होती है। तभी यहाँ पे वो गिरने वाली होती है और गिरते वक्त यहाँ पे वो मोचन का टॉवल ही पकड़ लेती है, जिससे उसका टॉवल ही खुल जाता है। या तो उसकी तरफ देखकर जोर से चिल्लाती है। नीचे मिर्च तक आवाज आती है लेकिन मिर्च इग्नोर करके वहाँ पे काम करने लग जाती है। फिर मोचन उसे उठाता है और कहता है कि इतना पैनिक भी मत हो, और उसे ऐसा दिखा रहा होता है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो बिल्कुल कैजुअली बात कर रहा है। यहाँ पास फिर वो कहता है कि जाके बात ले लो, मैं वैसे भी दूसरे रूम में जाके सो जाऊंगा, वैसे भी हम जब सोएंगे तो पिलो बीच में रख लेंगे और हम बिल्कुल सेपरेट होकर ही सोएंगे, तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पास तो यहाँ वहां से चली जाती है। मिस्टर मोचन तो जैसे ही अंदर रूम में आते हैं यहाँ पास तो बिल्कुल पैनिक होने लग जाते हैं और कहते हैं कि अभी मेरे साथ क्या हो गया था। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी इमोशन को कैसे कंट्रोल किया और अपने एक्सप्रेशंस को भी। बाद में आओ तो वर्क में जाना होता है। असिस्टेंट रोकता है और कहते हैं कि मैम आप कहाँ पे जा रही हो। तो कहती है कि अपने काम पर, ऑफिस और कहाँ पे जाऊंगी मैं, और वैसे भी मुझे मिस्टर मोचेंग के अभी सारे पैसे जो है उन्हें वापस लौटाने हैं, तो मैं जब काम करूंगी तब अपने पैसे लौटाऊंगी। यहाँ पे असिस्टेंट तो बॉस को कॉल कर देता है और कहता है कि सर ये तो वहाँ पे आना चाहती हैं, अब हम क्या करें। मोचन कहता है कि उसे बिल्कुल भी आने मत दो, वो घर पर रहे और बेबी को ख्याल रखे, बस उसका इतना ही काम है। या तो यहाँ पे जिद्दी करने लग जाती है और कहती है कि मुझे आना है तो मतलब आना है, मैं कुछ नहीं जानती। यहाँ पे मोचन तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है। तभी पीछे से ग्रैंडमा भी आ रही होती है। जल्दी से यहाँ पे आओ तो ग्रैंडमा के पास जाती है और यहाँ पे ग्रैंडमा तो मोचन से बोलती है कि याओ वहाँ पे आएगी और मैं चेयरवुमैन हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और मोचन को बिना चाहते हुए बात माननी पड़ती है। जैसे वो कॉल कट करता है, ये तो काफी ज्यादा जिद्दी है और यहाँ पे स्माइल करता है। और यहाँ पे ग्रैंडमा ने सोचती है जब ये दोनों इर्द गिर्द रहेंगे तभी तो इन दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा ना, ये तो होना ही था। बाद में उन्हें पार्टी में जाना था। या तो वैसी ड्रेस पहन के आ गई होती है। मोचन कहता है कि तुम ऐसे चलने वाली हो, ड्रेस जाके चेंज करो। फिर वो ड्रेस जैसे चेंज करके आती है। यहाँ पे तो याओ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मोचन यहाँ पे याओ को लेकर चला जाता है। जैसे यहाँ पे वो लोग पार्टी में एंटर करते हैं। यहाँ पे तो सब लोग उनकी तारीफें किए जा रहे होते हैं कि कितने ज्यादा ब्यूटीफुल कपल लग रहे हैं और कितने ज्यादा क्यूट भी है ना। पर एक्चुअली यहाँ पे याओ तो मिस्टर मोचन के असिस्टेंट बनकर आई हुई होती है। यहाँ पे एक बंदा तो हाय हेलो कर रहा होता है। याओ भी यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं मिस्टर मोचन की असिस्टेंट हूँ।
तभी यहाँ पे याओ कि एक कैट दिख जाती है। यहाँ पे तो याओ उसे कुछ खाना खिलाने लग जाती है और साइड से मोचंग उसकी इस क्यूट हरकत को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, उसे देखकर कि कितनी ज़्यादा क्यूट ही है। तभी उसे एक लड़की कुछ काम के लिए ले जाती है, तो फिर यहाँ पे वो कुछ बिजनेसमैन से बात करने लग जाता है। तभी यहाँ पे याओ जब जा रही होती है तभी एक बंदे से टकराई जाती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो बिजनेस टाइकून है और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। यहाँ पे वो बंदा याओ को देखते साथ ही कहता है कि तुम तो नौ हो ना, नौ तुम कहाँ चली गई थी, हमने तुम्हें कितना मिस किया। याओ कहती है कि लेकिन आप लोग हैं कौन, मैं आपको नहीं जानती। वो कहते हैं कि तुम नौ हो, हमने तुम्हें खो दिया था, हमें माफ कर दो, कहाँ चली गई थी, हमने तुम्हें बहुत मिस किया है, पता नहीं हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। यहाँ पास तो जल्दी से वहाँ पे मोचन आ जाता है। मोचन यहाँ पे याओ को अपनी तरफ करते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो, ये मेरी वुमेन है। यहाँ पे बंदा कहता है जिसका नाम हांजू होता है। हांजू कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है, ये मेरी फियांस है, हमारी एंगेजमेंट इंग्लैंड में हुई थी, तो तुम कैसी बातें कर रहे हो। मोचन कहता है कि याओ कभी इंग्लैंड गई नहीं है अभी और ये मेरी वाइफ है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, तो प्लीज इस तरह बातें करना बंद कर दो। और यहाँ पास से याओ को लेके वहां से चला जाता है। यहाँ पे हांजू कहता है कि पता नहीं, वो मुझे तो बिल्कुल नौ ही लग रही थी, ये कैसे हो सकता है, उसका फेस भी मिल रहा है बहुत ज्यादा, वो नौ ही थी। असिस्टेंट कहते कि बॉस आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन ना हो गया हो, क्या पता वो कोई और हो, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। चंद यहाँ पे याओ को साइड पर ले जाकर उसे वॉल से पिन कर देता है और कहता है कि तुम किसी भी मैन से बात नहीं करोगी, समझी तुम। एक्चुअली में उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रहा होता है और यहाँ पे वो उसे ऐसे बोल रहा होता है वरना, यहाँ पे याओ कहती वरना क्या कर लोगे तुम। मोचन कहता है कि वरना मैं तुम्हारे पैसे कट कर लूंगा, बोलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। यहाँ पे मुंह बनाने लग जाती है। मोचन फिर बाद में उसे कार में घर लेकर आ ही रहा होता है। तभी यहाँ पे याओ तो सो ही गई होती है। तभी मोचन की नजर याओ की तरफ जाती है और घर भी आ ही गया होता है। यहाँ पे वो याओ को देख रहा होता है, सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा काइंड है और इस वक्त उसे इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है कि उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। फिर यहाँ पे वो उसे किस ही कर लेता है और याओ भी उठने वाली होती है तो जल्दी से वो पीछे हो जाता है। याओ को ऐसा लगता है किसी ने उसे किस किया लेकिन वो इग्नोर कर देती है। फिर यहाँ पे वो मोचन की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों लग रहा है, क्या तुम्हें फीवर वगैरह हो गया है क्या। वो उसे चेक करती है। मोचन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे फीवर वगैरह कुछ भी नहीं है। याओ कहती है मोचन से और तुम्हारी लिप्स पे लिपस्टिक सा क्यों लग रहा है। मोचन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और बाहर निकल जाता है। याओ उसके पीछे जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे बताओगे। याओ कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मोचन कहता है कि जल्दी आओ। फिर यहाँ पे वो याओ को लेकर चले जाते हैं अंदर। बाद में यहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग इनकी होनी थी, बहुत रिचेस्ट पर्सन के साथ थी और यहाँ पे और जिनसे मीटिंग होनी थी वो भी एक सीईओ होते हैं, वो जो बहुत रिच होते हैं। यहाँ पे इस मीटिंग में याओ ने सारा डिनर वगैरह अरेंज करवाया था, बनाया था खुद ही। और यहाँ पे फिर इनका डिनर हो जाता है और उन्हें डिनर भी बहुत अच्छा लगता है। याओ भी उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात करती है और इनका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो जाता है और इनकी डील भी पक्की हो जाती है। तभी मोचन यहाँ पे उन्हें बाहर छोड़ने के लिए जैसे जाने वाले थे तभी यहाँ पास तो एक लड़की आकर मिस्टर मोचन से चपक जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, हमारी मैरिज होने वाली थी, मैं अभी तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ। याओ यहाँ पे कुछ नहीं बोल पा रही होती है। एक्चुअल में ये मोचन की एक्स थी जो कि उसे छोड़ के चली गई थी। उस टाइम पे मोचन उसे प्यार करता था और यहाँ पे बिन का ब्रेकअप भी हो गया था, लेकिन ये वापस बिजनेस पार्टनर्स कहते हैं कि आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे वो उन्हें छोड़ने चली जाती है और यहाँ पे वो साइड पे बिल्कुल खड़ी हुई होती है। मोचन यहाँ पे उस लड़की को धक्का देता है और कहता है कि लिली तुम मुझसे अब दूर रहो, समझी तुम, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और भूलो मत कि अब मैं मैरिड हूँ और मेरा बेबी भी है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो प्लीज ऐसे लफड़ा करना बंद कर दो। ये लिली तो इतनी ज्यादा सनकी होती है, कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे इस लड़के की वजह से मैरिज नहीं कर रहे हो ना, तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे तो वो उसका ही गला पकड़ ले, यहाँ पे तो ये उसका ही गला पकड़ने लग जाती है। मोचन तो यहाँ पे लिली को धक्का दे देता है और कहते हैं कि मेरी वाइफ से दूर रहो। यहाँ पे याओ कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में तुम दोनों कैसे थे, लेकिन तुम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और रिलेशनशिप भी तुम दोनों का एंड हो चुका है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मैं मिस्टर मोचन की वाइफ हूँ, तो प्लीज। लिली कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मिस्टर मोचन के दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मोचन मुझसे फर्स्ट लव करता है, बोलते हैं ना कि फर्स्ट लव कभी नहीं चाहता, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुम कभी भी उसके दिल में नहीं आ पाओगी। इस वक्त याओ सच में बहुत ज्यादा हर्ट होती है। याओ कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों के लिए उसके साथ हूँ। यहाँ पास वो उसका दिया हुआ नेकलेस उतार के मिस्टर मोचन को दे देती है और वहां से हर्ट होते हुए वहां से चली जाती है। यहाँ पे मोचन भी उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे लिली तो उसका पैर ही पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, वो ऐसे बोले जा रही होती है। मोचन कहता है कि मेरा पैर तो छोड़ो, क्या मेरे पैर में लटक गई हो तुम, छोड़ो मेरे पैर को। यहाँ पे लिली उसके पैर तो छोड़ ही नहीं रही होती है, बिल्कुल चिपकी होती है उसके पैर से और कहती है कि
मोचन, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन मुझे अब रियलाइज हो गया कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तो प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी। मोचन कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़की को डिस्कस्टिंग फील होने लग गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ या उसे प्यार करता हूँ और अपनी लाइफ उसी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो प्लीज हमारे बीच मत आओ। और यहाँ पास उसे झटक के वहां से चला जाता है, इग्नोर करते हुए। दूसरी तरफ यहाँ पे मोचन तो याओ की तरफ चले जाते हैं। तो जब यहाँ पे याओ तो बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि मुझे मेरे एक्स ने भी धोखा दिया और मैं अपने पेरेंट्स से भी परेशान हूँ। मुझे सभी ने धोखा दिया। अब मैं जब थोड़ा सा खुश रहने लग गई थी तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे धोखा दे दिया। वो भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे सबने हर्ट किया है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ही रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे बाहर से सब कुछ मिस्टर मोचन भी सुन रहे होते हैं। उन्हें भी याओ के लिए बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे मोचन कहता है कि गेट ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। याओ कहती है कि तुम्हारा फर्स्ट लव वापस आ गया है, तो तुम अपने फर्स्ट लव के पास चले जाओ। मेरा क्या है, मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी बहुत दूर। तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे ऊपर बर्डन हूं ना। वैसे बोल के और भी ज्यादा रोने लग जाती है। मोचन कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। याओ कहती है कि सब लोग मुझे यहाँ पे बेवकूफ समझते हो क्या? जब मन करा तोड़ देते हो, जब मन किया जोड़ देते हो, जब मन किया तो छोड़ देते हो, नहीं तो फिर मेरे पीछे आ जाते हो। क्या मजा? दूसरी कीज से डोर को ओपन करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो डोर ओपन ही नहीं कर रही होती है। मोचन तो फिर जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि ये लास्ट टाइम है जो तुम रो रही हो, दोबारा तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं आने दूंगा मैं। वैसे बोलता है। याओ भी शांत हो जाती है। तभी वही बिजनेस पार्टनर जो कि एक लेडी होती है वो वहां से जा रही होती है। तभी उनकी कार से टक्कर लगने वाली होती है। याओ तो उन्हें बचाने के चक्कर में, उन्हें साइड करने के चक्कर में बीच में खुद आ जाती है, जिससे याओ का एक्सीडेंट हो जाता है। उसको ब्लीडिंग तक होने लग जाती है। याओ कहती है कि मेरा बेबी, प्लीज मुझे बचा लेना। यहाँ पे असिस्टेंट भी होता है। यहाँ पे याओ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। असिस्टेंट यहाँ पे मोचन को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि याओ का एक्सीडेंट हो गया है। मोचन तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागता है। वहाँ पे तो मिसेस ली भी बैठी हुई होती है। याओ तो मोचन तो जल्दी से याओ कैबिन में जाता है और याओ की बहुत ज्यादा फिक्र करने लग जाता है और कहते हैं कि तुम ठीक तो ना, मेरे बेबी तो ठीक है ना, और तुम तो ठीक हो ना। उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लग जाता है। उसे उसके टमी में भी सुनने लग जाता है कि उसकी बेबी की वॉइस आ रही है कि नहीं, मेरी बेबी की बिल्कुल भी हलचल क्यों नहीं सुनाई दे रही है। याओ कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। और सामने देखो मिसेस ली बैठी है, लेकिन मोचन को तो सुनाई नहीं दे रहा होता है। वो तो बस पैनिक हो रहा होता है, याओ की फिक्र ही कर रहा होता है। तभी याओ जैसे कहती कि सामने मिसेस ली बैठी है, चेयरमैन तुम ध्यान तो दो। तभी वो पीछे देखता है और फिर सही से बात करने लग जाता है। बाद में हांजो तो यहाँ पे याओ से बात करना चाहता था। फिर वो उससे बात करने के लिए जाती है। यहाँ पे हांजो कहता है कि तुम नॉई हो, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें देखकर बस मुझे यही लगता है कि तुम नॉई हो, तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी है। तुम लगता है तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो, तुम्हारी याददाश्त चली गई है। नॉई हो मेरी फियांस। यहाँ पे याओ कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं नहीं जानती, मैं तो हमेशा से ऑर्फनेज में थी। और तुम जैसे कि बोलते हो कि तुम्हारी एंगेजमेंट इंग्लैंड में हुई है, मैं तो इंग्लैंड तक कभी नहीं गई। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई आई थिंक। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे किस पेरेंट्स ने मुझे बर्थ दिया और किसने मुझे अडॉप्ट किया है। मैं कुछ नहीं जानती। इन दोनों की तो बस नॉर्मल सी बातें हुई होती हैं। यहाँ पे जैसे याओ उठने वाली होती है तभी तो चक्कर से लगता है। अंजू तो उसे पकड़ ही लेता है और साइड से कोई इन दोनों की इस हालत में पिक्चर से ले लेता है। और ये सब कुछ लिली का काम होता है। लिली ने तो यहाँ पे सारी पिक्स को मोचन के पास भिजवा दिया होता है ताकि इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये लोग अलग ही हो जाए। मोचन तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ज्यादा जेलस भी होता है। तब यहाँ पे याओ आ जाती है। याओ को आता देखी मोचन उसके ऊपर भड़क की जाता है और कहता है कि तुम कहाँ थी। याओ मैंने सोचती अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं हांजो से बात करने के लिए गई थी तो ये तो फिर से मुझ पर गुस्सा करेगा, क्योंकि इसने साफ साफ बोला था कि मैं किसी भी बंदे से बात नहीं करूंगी। अब तो मोचन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो बेड पे गिर जाती है मोचन तो उसके ऊपर ही आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या, तुम मुझे झूठ क्यों बोल रही हो। यहाँ पे तो उसने उसके हैंड्स को भी पकड़ लिया होता है। याओ कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या। मोचन कहते कि मैं तुम्हें पागल भी लगने लग गया। मोचन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रखी है लगता है, तुम मेरी वाइफ हो, भूलो मत। यहाँ पे मोचन कहता है कि याओ कहती कि भूलो मत, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मोचन कहते कि कुछ नहीं होगा बेबी को। और यहाँ पे तो याओ को किस भी करने लग जाता है और उसके बहुत ज्यादा क्लोज होने लग जाता है फोर्सफुली। याओ तो बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर मोचन कहते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली किस करने लग जाती है। फिर यहाँ पे लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे याओ की आइस ओपन होती है। मोचन उठने वाला होता है। याओ जल्दी से अपनी आइस वापस से क्लोज कर लेती है। यहाँ पे मोचन कहता है कि क्या मुझे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह तुम्हें किस करके उठाना होगा। यहाँ पे तो याओ जल्दी से अपनी आइस ओपन कर स्माइल करने लग जाती है और वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रहे होते हैं। बाद में मोचन को कुछ शक होता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडमा भी उस होटल में
जो भी इंसिडेंट हुआ था याओ के साथ ड्रंक वंक करवाने का, उसमें कहीं ना कहीं ग्रैंडमा का भी हाथ है। ये जानते साथ ही वो मोचन ग्रैंडमा के पास जाता है। ग्रैंडमा जो कि इस वक्त बात भी कर रही होती हैं याओ के बारे में अपने बटलर से कि याओ उनके फ्रेंड की डॉटर थी और वो भी बहुत ज़्यादा रिच थे। ये सब कुछ ग्रैंडमा के प्लान की वजह से हुआ था। ग्रैंडमा तो चाहती थी कि मोचन सीईओ बन जाए इस वजह से। और यहाँ पास ये सब कुछ मोचन भी सुन लेता है और उसके पीछे याओ भी। यहाँ पे मोचन कहते कि आपने ग्रैंडमा से क्यों किया। यहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है कि क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मेरी फ्रेंड की डॉटर है, याओ मेरी फ्रेंड की डॉटर है जो कि बचपन में खो गई थी। याओ ये सब कुछ सुनते साथ ही उसके हाथ से तो प्लेट सी गिर जाती है। मोचन याओ के पास जल्दी से जाता है। याओ कहती है कि इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मैं ही हूँ जिसे सभी लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ तक सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था। ये तक प्लान था कि मुझे प्रेग्नेंट तक करना है, मेरा बेबी तक सब कुछ प्री प्लान था। सब कुछ आप लोगों के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है ताकि हमारी मैरिज हो जाए और मिस्टर मोचन सीईओ बन जाए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। याओ तो वहाँ से जाने लग जाती है। मोचन उसके पीछे आने करता है। वो कहती कि मेरे पीछे मत आना, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करना प्लीज़। ये तय कहकर याओ चले जाते हैं। उसके ऐसे वर्ड सुनकर मोचन भी वहीं पे रह जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा सैड ही हो गया होता है। उनके बीच अभी अभी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ क्लियर हुई थी, अभी अभी सब कुछ ठीक हुआ था और फिर ये वापस से क्या ही हो गया, वो सब कुछ सोच ही रहा होता है। तो उस तरफ यहाँ पे बाद में मिस्टर मोचन के पास तो असिस्टेंट आता कहता है कि याओ तो गायब हो गई, वो हमें कहीं नहीं मिल रही हैं। तो उस तरफ याओ जो कि बिल्कुल सैड से होकर जा रही होती है, तभी वो दो बंदर टकरा जाती है। तो अंकल आंट तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में कुछ मंथ्स का दिखाया जाता है जब से याओ को कुछ भी पता नहीं चला था। मोचन कहता है कि याओ कुछ पता चला असिस्टेंट से। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे गायब हो गई हैं। वो बिजनेस मीटिंग पार्टनरशिप के सिलसिले में एक कंपनी में ही आया हुआ होता है। तभी जैसे ही वो कैबिन में जाता है और कहते हैं कि चेयरमैन हम यहाँ पे आपसे पार्टनरशिप के लिए आए हैं। जैसे ही वो लड़की पीछे तरफ मुड़ती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी याओ ही होती है। याओ जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसका टमी भी बाहर को निकल आया हुआ होता है। मुझे जल्दी से याओ के पास आकर कहता है कि मेरा बेबी कितना सा हो गया बड़ा और प्लीज़ याओ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ, पता तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पे याओ कहती है हम यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें प्लीज़ मुझे और कोई बकवास सी बातें नहीं सुननी है। मैं सिर्फ यहाँ पे बिजनेस मीटिंग करने के लिए आई हूँ, तो वही हम कंटिन्यू करते हैं। मोचन कहता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सारा कुछ स्टार्ट ही मेरी वजह से हुआ है, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे अपॉलॉजी करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे याओ कहती है इसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, थी तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की मैरिज ना, और इन दी एंड हमारी मैरिज ख़त्म ही हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता तो क्या ही फ़र्क पड़ता है मैं तुम्हारे साथ रहूँ या फिर ना रहूँ। लेकिन मोचन यहाँ पे याओ से बात किया जा रहा होता है। यहाँ पे तभी याओ गार्ड्स को बुला लेती है। गार्ड्स अभी मोचन को लेकर जाने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे याओ को पेन होने लग जाता है उसके टमी में बहुत ज़्यादा। मोचन तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और जल्दी से याओ के पास आता है और कहता है कि मोचन कहते हैं कि क्या हुआ मेरे बेबी को, क्या हुआ याओ तुम्हें, क्या वो पेन हो रहा है क्या। याओ कहती है मुझे लगता है कि बेबी हमारा आने वाला है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे ले जाया जाता है। तभी यहाँ पे बेबी की आवाज़ आती है अंदर से। नेक्स्ट सीन में कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे उनका बेबी भी बहुत बड़ा सा हो गया होता है और उन तीनों की एक हैप्पी सी फैमिली होती है और तीनों ही बहुत हैप्पी होते हैं। यहाँ पे याओ कहती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहूंगी। यहाँ पे इन लोगों की हैप्पी फैमिली होती है और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगी एक अमेजिंग सी स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।